बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैथ 642 फ्लूइड मैकेनिक्स की फाइनल टर्म्स की लेक्चर सीरीज़ में आज हम टॉपिक नंबर 81 से 85 तक कवर करेंगे। इससे पहले मैंने 76 से लेक्चर नंबर 80 तक वीडियो अपलोड कर दी है, उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि आप तक बर वक्त हर वीडियो पहुंच सके। चलें जी, इससे पहले हमने बर्नौली इक्वेशंस के एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ा था। आज इससे रिलेटेड हम 81 और 82 टॉपिक में एक न्यूमेरिकल करेंगे। तो चले स्टार्ट करते हैं। A large artery in a body has an inner radius। कह रहा है कि बॉडी में जो बड़ी आर्टरी है उसका जो रेडियस है वो ये दिया गया है। तो न्यूमेरिकल करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि जो आपको डाटा मिलता है उसको आप नोट डाउन करते जाएं। ये आपका रेडियस आ गया। ब्लड फ्लोज थ्रू द आर्टरी एट द रेट ऑफ दिस। तो जो ब्लड का फ्लो रेट है उसको हम Q से शो करते हैं और ये दिया गया है, जबकि विस्कासिटी उसकी ये है जिसको हम ईटा से डिनोट करते हैं पास्कल सेकंड में, एंड डेंसिटी को हम रो से डिनोट करते हैं। ये आपकी विस्कासिटी आ गई और ये डेंसिटी आ गई। फाइंड क्या करना है? एवरेज ब्लड वेलोसिटी। ब्लड वेलोसिटी एवरेज हमने फाइंड आउट करनी है। तो फार्मूला इसी स्टेटमेंट से मैं आपको बना के दिखाऊंगा। देखिएगा, फाइंड क्या करना है? एवरेज। एवरेज को हम ए कह देते हैं, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। तो यही फार्मूला है, ए वी, Q इज इक्वल टू ए वी। यहाँ पर Q इज इक्वल टू ए वी आएगा। ठीक है, अब चूंकि हमने एवरेज निकालनी है तो एक उठा के उधर ले जाएंगे, सिंपल। तो ये आपका फार्मूला बन जाता है, Q इज इक्वल टू ए वी, ए को उठा के उधर ले जाएंगे, जबकि ए जो है वो एरिया है। एरिया आपको पता है कि पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये बाकी सारी वैल्यूज दी गई हैं, यहाँ पर पुट करके आपकी एवरेज वेलोसिटी निकल आएगी। सेकंड पार्ट है प्रेशर ड्रॉप। अच्छा, प्रेशर ड्रॉप के लिए हमें फज़ेली इक्वेशंस का यूज़ करना पड़ेगा। फज़ेली इक्वेशन ही से मैं आपको फार्मूला बनाना सिखाता हूँ। देखिएगा, इसमें P है सबसे पहले, तो P आ गया, फिर PI पाई यानी पाई आ गया। ठीक है, उसके बाद LB है इसमें, तो नीचे L आ जाएगा। अब बाकी टर्म आपको खुद याद करनी पड़ेंगी। ईटा तो नीचे आएगा ही आएगा। ठीक है, इसमें ईटा आप याद रखिएगा कि आएगा ही आएगा। ठीक है, साथ हम 8 लगाएंगे और ऊपर चूंकि इसमें रेडियस भी होता है, उसका आर्टरी का रेडियस भी दिया गया, तो इसको R की पावर 4। ये आपका फार्मूला बन गया, Q इज इक्वल टू दिस। ठीक है जी, तो ये आपको ट्रिक मैंने बता दी है। P पाई R की पावर 4, और चूँकि ये ड्रॉप निकालना है तो डेल्टा हम यहाँ पर लगाएंगे, डेल्टा P। तो डेल्टा P निकालना है, इसको इधर रहने देंगे, बाकी टर्म्स उठा के उधर ले जाएंगे, तो ये चीज़ बन जाएगी। बाकी अब आप वैल्यूज सारी आपको दी गई हैं। L उसने बोल दिया हुआ है कि कितने एरिया में निकालना है, ये दिया हुआ है उसने। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर वैल्यू पुट करें तो ड्रॉप इन प्रेशर आपका निकल आएगा। थर्ड चीज़ क्या है जी? थर्ड उसने बोला रेनॉल्ड नंबर। तो रेनॉल्ड नंबर का भी फार्मूला आपको याद होना चाहिए, RE रो वी एल ओवर ईटा। नीचे ईटा तो आएगा ही आएगा। ठीक है, विस्कासिटी जो है, तो रो भी दी गई है, वी हमने निकाल ली हुई ऑलरेडी। ठीक है,
जो कि 1.99 यहाँ पर ये हमने निकाली हुई है। एल जो है वो रेडियस का 2 टाइम होता है, रेडियस डबल कर दें तो आपका एल यानी डायमीटर बनता है। तो ये यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे तो ये निकल आएगा। चौथे पे उसने पूछा हुआ है कि जो वेलोसिटी है वो प्रोफाइल अक्रॉस द आर्टरी डायग्राम में भी होपफुली। ओके, वेलोसिटी प्रोफाइल बतानी है हमने कि वेलोसिटी की प्रोफाइल कैसी बनेगी आर्टरी के अंदर। तो वो पैराबोला बनेगी, वो हमें रेनॉल्ड नंबर से पता चल गया, क्योंकि ये रेनॉल्ड नंबर 2000 से कम हो तो वो आपको पता कौन सा होता है, लेमिनर फ्लो होता है। तो पाँचवें में उसने यही छठे में उसने यही पूछा हुआ है कि ये रेनॉल्ड नंबर क्या बता रहा है। तो ये 8.1 है जो कम है, तो ये लेमिनर है। तो इसी से हमें ये प्रोफाइल का भी पता चलेगा ये पैराबोला क्या है। ठीक है, और इसके बाद उसने ये भी बताया हुआ है कि जो एजेस है ना, ये पिक्चर से भी हम इसको बता सकते हैं कि जो इसकी बाउंड्री वाल है वहाँ पर तो आपको होता है लेयर जो है वो स्टेशनरी होती है। सो इसलिए यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, तो ये 6 पार्ट थे, ये उसने पूछे हुए थे। चले टॉपिक नंबर 83, 84, 85 में हम न्यूटन लॉस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं न्यूटन लॉस के, यानी न्यूटन लॉस बताते क्या हैं। ये फोर्स के और मोमेंट्स और कंट्रोल वॉल्यूम, इन तीनों चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए हम न्यूटन लॉस यूज़ करते हैं। ठीक है जी, फोर्स, मोमेंट और कंट्रोल वॉल्यूम। अब कंट्रोल वॉल्यूम से हम आइडेंटिफाई करते हैं मोमेंट भी, और कंट्रोल वॉल्यूम एनालाइज करके हम फोर्स को भी आइडेंटिफाई करते हैं। तो यही दो चीज़ें नीचे लिखी हुई हैं। ठीक है जी, लेक्चर नंबर 84 है जी। 84 में सबसे पहले न्यूटन फर्स्ट लॉ है, ये आपको पता ही है, ये आपने अगले क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि एक बॉडी जो है रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, अगर मूव कर रही है तो मूव करती रहेगी जब तक कोई फोर्स उस पर अप्लाई ना कर दी जाए। जैसे अगर एक बुक पड़ी हुई है मेज़ पर तो वो तब तक पड़ी रहेगी जब तक आप उसको फोर्स लगा के उठा नहीं लेते, एंड सो ऑन। इस तरह अगर मोशन में है बॉडी स्ट्रेट लाइन में तो मोशन में रहती है जब तक कोई फोर्स उसको रोक नहीं लेती। जैसे अगर साइकिल चल रही है तो जब तक फ्रिक्शन नहीं होगी या दूसरी अप्लाइड फोर्सेस नहीं होंगी वो चलती रहेगी। न्यूटन सेकंड लॉ आपने पढ़ा हुआ है कि जब किसी बॉडी पे हम फोर्स लगाते हैं तो बॉडी में एक्सेलरेशन पैदा हो जाता है। अब वो जो एक्सेलरेशन है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी जितनी फोर्स लगाएगी उतना एक्सेलरेट करेगी बॉडी, और मैस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी अगर ज़्यादा मैस होगा तो आपको फोर्स जो है वो सॉरी उसमें एक्सेलरेशन कम होगा, अगर मैस कम होगा तो एक्सेलरेशन भी ज़्यादा होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो ये F इज़िकल टू एम ए इसके आ जाता है, यानी फोर्स जो है किसके बराबर आएगी, एम ए के, यानी फोर्स लगाने से एक्सेलरेशन पैदा होगा, और वो जो एक्सेलरेशन है फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और मैस के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है जी, खैर तो इसी से अगर आप देखें ए एक्सेलरेशन जो वो चेंज इन रेट ऑफ वेलोसिटी होता है, तो वी चेंज ऑफ रेट एक्सेलरेशन के बराबर आ जाता है। अब मैस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं वी से, तो डेरिवेटिव बाहर आ जाएगा। तो ये जो है ना प्रोडक्ट एम डॉट वी, इसको हम मोमेंटम या लीनियर मोमेंटम का नाम देते हैं। ठीक है, जिसको हम पी से डिनोट करते हैं, यहाँ पर लिखा नहीं हुआ, यानी ये प्रोडक्ट होता है किसका, वेलोसिटी और मैस का। अब ये हम कह सकते हैं कि न्यूटन सेकंड लॉ जो है ना बेसिकली मोमेंटम ही से ड्राइव्ड है। ठीक है, यानी न्यूटन सेकंड लॉ इज यूजुअली रेफर्ड एज द लीनियर मोमेंटम इक्वेशन, इसको हम क्या कहते हैं, लीनियर मोमेंटम इक्वेशन भी कहते हैं। ठीक है जी, ओके। अब नेक्स्ट हमारा है न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ आपको पता है कि जो एक्शन और रिएक्शन होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। ठीक है, ये बताने की ज़रूरत नहीं, ये आपने पढ़ा हुआ है। चलें जी, लास्ट टॉपिक हमारा 85 है।
85 में पहले तो हम वही मोमेंटम के बारे में पढ़ते हैं कि अगर कोई बॉडी मास m रखती है तो उसमें वेलोसिटी पैदा हो तो m डॉट v जो आपका क्या कहलाता है, मोमेंटम कहलाता है, जिसको हम लीनियर मोमेंटम भी कहते हैं या सिंपली मोमेंटम का नाम देते हैं। ठीक है जी। और हमने ये भी पढ़ा हुआ है, इसको हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इसको लीनियर मोमेंटम इक्वेशन का नाम भी दिया जाता है न्यूटन के सेकंड लॉ को। ठीक है, तो पेपर में आपसे पूछा जा सकता है कि क्या लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू है एफ के, तो हम बोलेंगे यस, ये जो है वो किसके इक्वल है, एफ के इक्वल है। अच्छा, इसके बाद आ जाती है बारी हमारे रोटेटिंग बॉडी के ऊपर जो सेकंड लॉ है, यानी न्यूटन सेकंड लॉ ऑन रोटेटिंग रिजिड बॉडी। अच्छा, सेम एज इट एज जैसे आपने एफ इक्वल टू एम में पढ़ा है ना, ये भी ऐसा ही है। जैसे अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है, ठीक है, सपोज़ ये एक बॉडी है, ये इस पॉइंट के गिर्द रोटेट कर रही है और इस पे यहाँ पर एक फोर्स लगाई जा रही है। तो अब ये जो फोर्स जिस एंगल पे लग रही है ना, और ये फोर्स जिस पॉइंट से लेकर इस सेंटर तक का जो डिस्टेंस है, इसको हम आई का नाम देते हैं। ठीक है। अच्छा, पहले तो फार्मूला देखिएगा ज़रा, इसको हम जो फोर्स होती है यानी रोटेशनल फोर्स होती है, इसको टा से डिनोट करते हैं। टार्क पैदा होता है ना बॉडी में, टा से डिनोट करते हैं, जो कि बराबर होता है इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई और एंगल अल्फा के। तो एम की जगह आई आ गया, ए की जगह अल्फा, सेम उसी को आपने कॉपी कर लेना है। बस ये है कि इसमें जस्ट सिंबल चेंज हो जाएंगे और ये रोटेटिंग बॉडी में एक्सेलरेशन होगा। लेकिन यहाँ पर उसने इसको टा को एम से डिनोट किया हुआ है बुक में, तो आप यहाँ पर एम ही लिख लीजिएगा। ठीक है, तो एम जो है नेट मोमेंट ऑफ टार्क है अप्लाइड ऑन अ बॉडी, यानी किसी बॉडी के ऊपर। जैसे अगर आप गौर करें कि जो साइकिल का व्हील होता है वो भी रोटेट करता है एक ख़ास फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द। ठीक है, तो बहुत सी एग्जांपल हैं, ये आप देख सकते हैं। इसी तरह डोर है, वो भी रोटेट करता है। ठीक है, तो डोर भी आप उसका एक्सेलरेशन देखेंगे तो उसमें भी वो डिपेंड करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे। एनीहो, तो इसको हम दूसरे वे से भी लिख सकते हैं। m इज इक्वल टू आई ए है, आई एज इट एज रह गया। अब अल्फा एंगल को हम लिख सकते हैं चेंज ऑफ ओमेगा, चेंज ऑफ रेट ऑफ ओमेगा, यानी वो जो एंगल है वो आपका चेंज हो रहा है ना। ठीक है, उसी की वजह से आपका टार्क पैदा होगा ना। यानी ये जैसे मैंने डोर की एग्जांपल दी है, तो एंगल चेंज हो रहा है टाइम टू टाइम। ठीक है, तो ये आई आपको पता है स्केलर क्वांटिटी, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं आई से, ओमेगा से। तो आई ओमेगा जो है वो आपका एच बन जाता है, यानी यहाँ पर आई ओमेगा को हम किससे डिनोट कर लेते हैं, एच से। ठीक है, कैपिटल एच से। तो फिर ये हम क्या कह सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम इक्वेशन फिर ये बन जाएगी आपकी डी एच ओवर डी टी। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम डी ऑफ डी टी, यानी एंगुलर एक्सेलरेशन जो था उसको अब हम इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर एक्स के अबाउट है तो जस्ट हम सब टर्म के नीचे एक्स लिख देंगे, बाकी एज इट एज आ जाएगा। द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम प्रिंसिपल, द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेटिंग बॉडी रिमेन कांस्टेंट व्हेन द नेट टार्क एक्टिंग ऑन इज जीरो। कह रहे अगर टार्क जीरो होगा तो मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहेगा, मोमेंटम यानी कम या ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो ये अभी हमने ये निकाला हुआ है। उसके बाद आ जाता है जी कंट्रोल वॉल्यूम। कंट्रोल वॉल्यूम कितनी किस्म का होता है, तो ये 3 किस्म का कंट्रोल वॉल्यूम है, जिसमें एक फिक्स है, फिक्स कंट्रोल वॉल्यूम है, यानी ये आपने वॉल्यूम लिया हुआ है, कंट्रोल वॉल्यूम लिया हुआ है, फिक्स है, इसमें ये जो फ्लो कर रहा है ये फिक्स कंट्रोल वॉल्यूम से फ्लो कर रहा है। जबकि इसमें जो इसके अंदर डीजल या फ्यूल है ये वॉल्यूम के साथ साथ मूव कर रहा है, यानी मूविंग कंट्रोल वॉल्यूम है। अच्छा, इसमें देखिएगा ये एक इंजन है सपोज़, तो इसमें अगर ये यहाँ से धुआं निकल रहा है तो ये अंदर वाला जो आपका धुआं होगा वो डिफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, यानी
ये जो फ्लूइड है वो क्या हो रहा है, डिफॉर्म हो रहा है, तो ये साथ में मूव भी कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं डिफॉर्मिंग कंट्रोल वॉल्यूम। तो ये 3 तरह के वॉल्यूम है आपके। होपफुली आपको समझ आई होगी। स्टूडेंट्स आपसे रिक्वेस्ट है कि जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको बर वक्त हर वीडियो मिल सके। थैंक यू।